राजीव फनी क्लासेस में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो नए जोश, नई उमंग के साथ आज एक नए टॉपिक, जैसा कि मैं पहले 3-4 वीडियो मेरा आपने देखा होगा, उसमें मैंने मगध, दिल्ली सल्तनत, ये सभी टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको मौर्य डायनेस्टी। तो आइए, तो जैसा कि मैं बता दूं कि मौर्य डायनेस्टी का जो समय है, मौर्य डायनेस्टी का जो काल है, ये आपका जो है 322 बीसी से स्टार्ट होता है। तो कुछ जो बुक के राइटर हैं, जैसे कि आपके बुक के राइटर हो गए महेश कुमार वर्णवाल, तो अकॉर्डिंग टू महेश कुमार वर्णवाल बुक, मौर्य डायनेस्टी का जो काल है उसमें 321 से दर्शाया गया है। 321 से लेकर 181 बीसी। और अकॉर्डिंग टू क्राउन बुक, अकॉर्डिंग टू ल्यूसेंट बुक, ठीक है, तो मैं थोड़ा लिख दूं तो अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कहा है अकॉर्डिंग टू ल्यूसेंट बुक एंड अकॉर्डिंग टू क्राउन बुक, इनका जो मौर्य डायनेस्टी का जो समय है ये 322 बीसी से 185 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले बताया गया है। और अकॉर्डिंग टू महेश कुमार वर्णवाल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू महेश कुमार वर्णवाल बुक, इनका जो मौर्य डायनेस्टी है, इनका जो समय है 321 बीसी, 321 बीसी से 181 बीसी बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो बुक है ना, ल्यूसेंट और क्राउन में जो है 322 बीसी से 185 बीसी इसका काल निर्धारित किया गया है। तो चलिए इसी से हम लोग भी स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए,
तो मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले जो है, इससे पूर्व थोड़ा पीछे हम लोग चलते हैं कि मौर्य डायनेस्टी से पहले जो डायनेस्टी था वो नंद वंश का डायनेस्टी था। और नंद वंश के जो आखिरी बादशाह थे उनका नाम आपका आता है धनानंद। क्या नाम आता है? तो उनका नाम आता है क्या नाम आता है इनका? इनका नाम आता है धनानंद। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ समझना होगा कि धनानंद जो है, जो नंद वंश के आखिरी वंशज रहे, ठीक है, और जिनका जो काल रहा है ये 326 बीसी 326 बीसी इनका समय रहा है। और जैसा कि इतिहासकारों का कहना है कि धनानंद की हत्या के बाद, धनानंद की मृत्यु के बाद ये मौर्य डायनेस्टी को स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि धनानंद और मौर्य डायनेस्टी के जो वंशज हैं, जो मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो ये मौर्य डायनेस्टी जिन्होंने स्टार्ट किया तो उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य डायनेस्टी जो स्टार्ट किए तो इनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो धनानंद हैं इनके बीच में संबंध क्या है, ठीक है, क्योंकि यह जो है एक विवाद का प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। कहा जाता है कि धनानंद, है ना, धनानंद जो है इनका जो आखिरी, ये नंद वंश के आखिरी वंशज थे। तो इनका जो समय है ये 326 बीसी, है ना, 326 बीसी बताया जाता है। और कहा जाता है चाणक्य, है ना, चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा। चाणक्य का अन्य भी दूसरा नाम था, उनका दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। और कौटिल्य का एक और भी नाम था, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। चाणक्य दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। और उनका एक और भी नाम था, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। अब देखिए यहाँ चाणक्य जो है इनका इस मौर्य डायनेस्टी में क्या रोल है, इस रोल को थोड़ा हम लोग को समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चाणक्य के बारे में जान लें कि ये चाणक्य हैं कौन। तो चाणक्य जो है ये कौन है, आइए जानते हैं। तो जिस समय धनानंद, है ना, जिस समय धनानंद का शासन था उस समय कहा जाता है कि ये चाणक्य जो हैं, ठीक है, सिकंदर जो है जब 326 में आता है इंडिया को इन्वेड करने के लिए, ठीक है, तो 326 में जिस समय धनानंद का शासन रहता है उन्हीं के सिमिलर में जिस समय अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जिस समय इंडिया को इन्वेड करने के लिए आता है तो उस समय चाणक्य जो है वो तक्षशिला, अब तक्षशिला क्या है ये जानते हैं? तक्षशिला
ये तक्षशिला जो है ये आपका लाहौर में पड़ता है, ठीक है। ये तक्षशिला आपका लाहौर में पड़ता है, जो कि अब इंडिया से अलग हो चुका है। और ये तक्षशिला पे उस समय जो है धनानंद का जिस समय शासन था 326 बीसी में, और जिस समय अलेक्जेंडर इन्वेड करने के लिए इंडिया आए थे, तो कहा जाता है कि चाणक्य ने धनानंद को इंफॉर्मेशन देने गए थे। धनानंद के पास ये चाणक्य इंफॉर्मेशन, ये किंवदंतियों का कहना है फ्रेंड्स, ये कोई इतिहास का साक्ष्य इसका मिला नहीं है, लेकिन इसको टीवी सीरियल वगैरह में या बुक में भी दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ये किंवदंतियों का कहना है, इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन ये किंवदंतियों का कहना है कि चाणक्य उस समय तक्षशिला के टीचर रहते हैं। चाणक्य जो है वो तक्षशिला के टीचर रहते हैं। क्या रहते हैं फ्रेंड्स? टीचर रहते हैं। और एक टीचर का दायित्व होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनका इंफॉर्मेशन जो है राजा तक पहुंचाए, ठीक है। तो उस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उस समय राजा जो है वो धनानंद थे, और अलेक्जेंडर 326 बीसी में इंडिया को इन्वेड करना चाह रहा था। लेकिन कहा जाता है कि जब धनानंद के सेना और साम्राज्य को उन्होंने देखा तो क्या हुआ, उनके पसीने छूट गए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। जब जब सिकंदर ने धनानंद के सैन्य और साम्राज्य की ताकत को देखा और समझा, तो वो विश्व विजेता सिकंदर, उनके पसीने छूट गए और उन्होंने क्या किया कि अपने रास्ते को मोड़ा और पंजाब में पोरस के साथ उसकी युद्ध हुई और उसने क्या किया, पंजाब के क्षेत्र को जीता, ठीक है। ऐसा इतिहास में बताया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कौटिल्य की, ठीक है, कि कौटिल्य का चंद्रगुप्त के साथ, धनानंद के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो इस संबंध को जानने के लिए आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाणक्य उनका और दूसरा नाम है, कौटिल्य उनका और भी एक नाम है विष्णुगुप्त, और वे तक्षशिला के टीचर हैं और 326 ईस्वी में धनानंद के शासन में, ठीक है, 326 ईस्वी में धनानंद के शासन में वे टीचर हैं। और धनानंद आखिरी वंशज हैं नंद वंश के। किसके वंशज हैं? ये नंद वंश के आखिरी वंशज हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिस समय नंद वंश का शासन होगा या धनानंद से पहले उनके भाइयों का जब शासन होगा, चूंकि धनानंद का 8 भाई था और 8 के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, और उन 8 भाइयों का जो शासन और साम्राज्य रहा है वो 100 वर्षों का शासन और साम्राज्य रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि तक्षशिला में ये युवा अवस्था में टीचर थे। और जैसा कि मैं बुक में जब पढ़ता हूं तो पता चलता है कि धनानंद के और भी जब बड़े भाइयों का शासन रहा होगा तो उस समय ये तक्षशिला के शिष्य हुआ करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। जिस समय धनानंद के और भी जो अन्य भाई हैं उनका जब शासन होगा तो उस समय तक्षशिला में ये स्टूडेंट थे। क्या थे फ्रेंड्स? ये चाणक्य जो है उस समय स्टूडेंट थे, ठीक है। और नंद का जिस समय शासन होता है 326 बीसी में, और जिस समय अलेक्जेंडर है ना, जिस समय अलेक्जेंडर इन्वेड करने के फिराक में रहता है इंडिया में, सिमिलर 326 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, तो उस समय ये तक्षशिला के टीचर हुआ करते हैं। और किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि ये धनानंद के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं
कि विश्व विजेता की चाह लिए हुए सिकंदर हमारी सीमा पे आकर खड़ा है महाराज। ठीक है, क्या कहते हैं कि धनानंद को कहते हैं ये चाणक्य कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जो है वो सीमा पे आके खड़ा है और आप जो है ना, वो अपने आप में मस्त हैं, आपको तनिक भी चिंता नहीं है। हालांकि इस बात से साबित हो चुका है कि वो धनानंद अपने आप में मग्न क्यों थे, क्योंकि उनके पास काफी बाहुबल और काफी उनका साम्राज्य जो है विकसित साम्राज्य था। उन्हें पता था कि अलेक्जेंडर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये बात बाद में साबित होता है, लेकिन किंवदंतियों का कहना है कि धनानंद ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस शिक्षक का जो उनका चोटी होता है, उस चोटी को, उस शिखा को पकड़कर उनको महल से बाहर फेंक दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। तो उनके सिपाहियों ने यानी कि धनानंद के सिपाहियों ने चाणक्य के शिखा को यानी उनकी चुटिया को पकड़कर महल के बाहर धकेल दिया और उसी समय चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक धनानंद के साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूं तब तक अपने शिखा को नहीं बांधूंगा। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चाणक्य जो है ये ब्राह्मण थे और ये तक्षशिला है ना, ये नंद वंश और धनानंद का जो साम्राज्य था उसी समय कहा जाता है कि तक्षशिला जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, जिसमें कि पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से, अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग देश से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और उसी में चाणक्य भी जो है नंद वंश के शासनकाल में पहले स्टूडेंट होते हैं और बाद में जिस समय धनानंद का 326 ईस्वी में शासन होता है उस समय ये वहाँ के टीचर रहते हैं। और अलेक्जेंडर की खबर जो है वो धनानंद को देते हैं और उसके बाद क्या हुआ मैं बता चुका हूँ। अब जो है कहा जाता है कि धनानंद जो है इस फिराक में रहता है, उसी दिन के बाद फिराक में रहता है कि ऐसा मुझे क्या हाथ लगे कि मैं धनानंद का विनाश कर दूं। ठीक है, आप सही सुन पा रहे हैं। उस दिन से चाणक्य जो है उस फेर में लग जाते हैं कि मेरे हाथ में ऐसा क्या लगे कि मैं धनानंद के साम्राज्य का विनाश कर दूं। और उनके हाथ में एक बच्चा लगता है जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। आप सही सुन पा रहे हैं, उनके हाथ एक बच्चा लगता है जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है कि ये जो धनानंद है इनकी पत्नी उनका नाम था मूरा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कहा जाता है कि धनानंद की पत्नी है ना, धनानंद की शूद्र पत्नी, शूद्र वाइफ, क्या नाम था उनका? उनका नाम था मूरा, है ना। धनानंद की शूद्र पत्नी उनका नाम क्या था? उनका नाम था मूरा। ठीक है, और वो शूद्र थी। अब आपको तो ये जानकारी होगी ही कि वर्ण व्यवस्था में शूद्र किनको कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे जो होते हैं
वर्ण व्यवस्था में उसे शूद्र कहा जाता है। और उनकी जो पत्नी थी, मूरा नाम था उनका, और वह शूद्र कन्या थी। वो क्या थी? शूद्र कन्या। अब यहाँ एक बात और भी मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री और ब्राह्मणों के अनुसार जो पुराण हैं, चूंकि पुराण जो है उनसे भी हम इतिहास को साक्षी मानकर उनको फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पुराण, ठीक है, पुराणों में कहा गया है कि ये जो नंद का साम्राज्य है ये सभी शूद्रों का साम्राज्य है, ये सभी शूद्र वर्ण के थे, ठीक है। और जैसा कि नंद राज या नंद वंश जो है उन्होंने भी, चूंकि वे लोग जैन धर्म को मानने वाले थे, और जैन धर्म को ये लोग जो भी मानने वाले हैं इनको कहा जाता है, इन्होंने अपने जैन पुस्तकों में भी लिखा है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार, चूंकि एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी शस्त्र धारण करते हैं, जो भी राजा हुए, जो भी महाराजा हुए, जो भी डायनेस्टी शासन जिन्होंने शस्त्र उठाया, वे सभी जो है क्षत्रिय कहे गए, ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है ये उच्च वर्ण के लोगों को कहा जाता है, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है। और निम्न वर्ण के जो लोग होते हैं, यानी कि ऊपर मान लीजिए कि वे 15% है और 85% जो है शूद्र है, ठीक है, तो उन्हें शूद्र कहा गया है अकॉर्डिंग टू पुराण, है ना, अकॉर्डिंग टू वेद। इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा और जिससे कि आपको समझ में भली भांति आ जाएगी, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि जैन धर्म में ये जो धनानंद है, ये इनका 8 भाइयों का शासन 100 वर्षों का है, और उनके पिता जो है महापद्मनंद, ठीक है, ये लोग जो हैं महापद्मनंद, है ना, ये लोग जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, जैनिज्म थे ये लोग, जैन, ठीक है, ये लोग जैनिज्म थे, जैन धर्म को मानने वाले लोग थे। और इन्होंने अपने पुस्तकों में कहा है कि हम लोग जो हैं ये अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म हम लोग शूद्र ही हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया है। ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास का बुक कहता है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और ये शूद्र वाइफ मूरा का संबंध क्या है। इस संबंध को हमें जानना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य और ये जो मूरा हैं, इन दोनों में माँ और बेटे का, है ना, मदर एंड सन, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है ये माँ और बेटे का रिलेशन है। तो माँ और बेटे का जब रिलेशन है इन दोनों में, तो इन दोनों में अगर माँ चंद्रगुप्त मौर्य और शूद्र वाइफ मूरा धनानंद की अगर माँ बेटे का संबंध है, तो ये साबित हो जाता है कि ये धनानंद के ही पुत्र हैं। ये क्या है? ये जो है धनानंद के पुत्र हैं। क्या है? तो ये साबित हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये धनानंद के ही पुत्र हैं। अब देखिए यहाँ कहा जाता है कि किंवदंतियों के अनुसार कि चाणक्य जो है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनको शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं, और क्या करते हैं कि ये जो है चाणक्य, कौटिल्य इनको मदद करते हैं मौर्य साम्राज्य का स्थापना करने में। अब कैसे मदद करते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इतिहास में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ये जो अलेक्जेंडर है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पोरस को हराया था।
क्या किया था? पोरस को हराया था, है ना? कहाँ? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में इन्होंने पोरस को हराया था और उसके बाद वे क्या हुए कि वापस चले गए, है ना? और ये मुगल साम्राज्य को वो छू भी नहीं सके। इसलिए अगर कोई कहता है कि जो जीता वही सिकंदर, तो ये गलत बात है। जो हार के यहाँ से गया वो था सिकंदर। ये हमें समझना होगा और हमारे अतीत और हमारे इतिहास पे हमें गर्व करना होगा। ठीक है, तो पोरस जो है ये, है ना, इनके साथ अलेक्जेंडर का युद्ध होता है और पंजाब में ये पोरस को हराते हैं। और क्या होता है कि अपना जो है ये इनका रहता है सेनापति, ठीक है, उनका नाम क्या रहता है? सेल्यूकस निकेटर। इनका जो सेनापति रहता है उनका क्या नाम रहता है? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर को वो पोरस का साम्राज्य जो है सौंप के ये वापस चले जाते हैं। अब यहाँ बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका जो चाणक्य का रिलेशन है, तो कहा जाता है कि चाणक्य जो है काफी कुशाग्र, बुद्धिमान और ये अर्थशास्त्र के भी रचयिता हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो मान लीजिए कि इन्हें इकोनॉमिस्ट कहा जा सकता है ना? इन्हें इकोनॉमिक्स की जानकारी थी। ये चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ये जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध करके और ये पोरस साम्राज्य को अपने अधीन करते हैं। क्या करते हैं? ये जो अलेक्जेंडर जीता था पोरस का साम्राज्य, इस साम्राज्य को ये क्या करते हैं? ये इनको सहायता करते हैं, यानी कि मदद करते हैं किसी भी तरह से, एज ए एजुकेटर ही कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए। ठीक है, ऐसा किंवदंतियों का कहना है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये इस साम्राज्य को जीत के फिर जो है उस साम्राज्य को अपने अंडर में कर लेता है। अब यहाँ सेल्यूकस निकेटर जो है ये क्या कहता है? ये अपनी जो बेटी इनकी रहती है उसकी शादी जो है ये चंद्रगुप्त के साथ ये करवा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। ये सेल्यूकस निकेटर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी का शादी करवा देते हैं और दहेज के रूप में बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो कि उस साइड अफगानिस्तान पाकिस्तान के साइड है, वो क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त को दहेज के रूप में देते हैं और बदले में चंद्रगुप्त से 500 हाथी, जी हाँ आप सही सुन पा रहे हैं, चंद्रगुप्त से 500 हाथी और कुछ और भी सामान उपहार स्वरूप लेते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त का जो समय है आइए लिख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त का जो समय आपका है ये आपका समय आता है 322 बीसी से लेकर 398 बीसी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है ये आपका 322 बीसी से लेके 322 बीसी से लेके आपका 298। 322 बीसी से लेके इनका जो शासन काल है 322 बीसी से लेके 298 बीसी तक आता है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, जैसा कि महाजनपद को मैं अच्छे ढंग से अभी पढ़ाया नहीं हूँ, उसका भी वीडियो में बना दूंगा।
अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये 322 बीसी से 298 बीसी तक ये है ना सत्ता पे काबिज होते हैं और ये मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि महाजनपद 16 भागों में, उससे पहले मैंने आपको बताया कि 600 बीसी के समय में सेकेंड सिविल वार होता है जिसका परिणाम 16 महाजनपद होता है। लोग वेदों के माध्यम से काफी ऊब चुके होते हैं और सेकेंड सिविल वार होता है, अपनी सत्ता है ना अपने हाथों में लोग लेना चाहते हैं यहाँ के मूल निवासी, और जो है उसी का परिणाम होता है कि महाजनपद 16 महाजनपद बनता है और उसी में संप्रभुता साबित करने के लिए आपका मगध से ही नंद वंश आते हैं और आखिरी जो है धनानंद है, और धनानंद के शूद्र पत्नी मूरा से जो है चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी बैठते हैं। तो 322 बीसी से 298 बीसी का मतलब होता है 24 ईयर्स। कितना होता है? 322 बीसी से 298 बीसी का अर्थ होता है 24 ईयर्स। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किन्हीं की बात नहीं मानते। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने ढंग से शासन को चलाते हैं और 16 जनपद जो बिखर चुका होता है ऑल ओवर इंडिया, वो और इंडिया से बाहर का भी क्षेत्र जो बिखर चुका होता है उस 16 महाजनपदों को या और भी जो क्षेत्र है उन सभी को इकट्ठा करके भारत देश को अखंड भारत का निर्माण करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अखंड भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इनका शासन जो है 24 वर्षों का शासन रहता है और इनका जो सैन्य शक्ति है, चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि धनानंद की सैन्य शक्ति को देखकर है ना ये अलेक्जेंडर जो है वापस चले जाते हैं। इनकी सेना जो है ये नदी को भी पार करने से मना कर देती है। ठीक है, और क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है, जो सैनिक है, कहा जाता है कि 6 लाख घुड़सवार सैनिक, 60,000 हाथी। ठीक है, आप सही सुन पा रहे हैं, 60,000 हाथी, 6 लाख घुड़सवार और 10 लाख पैदल सैनिक, इतनी बड़ी साम्राज्य थी। ठीक है, तो उन साम्राज्य को जो है इन्होंने क्या किया, अखंड भारत का इन्होंने निर्माण किया और 24 वर्षों का इनका शासन रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हिस्ट्री की बुक आपकी कहती है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है, आइए उनके बारे में लिखते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका जो पुत्र है उनका नाम है बिंदुसार। एक था, यहाँ देखिए फंसने वाली बात है, एक है बिंबिसार और एक है बिंदुसार। ठीक है, तो विद्यार्थी अक्सर इसमें फंस जाता है ना कि बिंबिसार कौन है और बिंदुसार कौन है। तो बिंदुसार का जो शासन काल है ये लिखते हैं, ये जो है 298 से लेकर 273 बीसी। ठीक है, 298 से लेकर 273 बीसी, यानी कि जोड़ के देखिए तो इनका शासन जो है ये आपका 25 वर्षों का शासन है। कितने वर्षों का शासन है फ्रेंड्स? तो बिंदुसार का जो शासन है ये 298 से लेकर 273 बीसी। इसका मतलब है
कि इनका शासन जो है ये आपका शासन 25 वर्षों का शासन है। कितने वर्षों का शासन? 25 वर्षों का शासन। और बिंदुसार जो है ये बहुत ही अच्छे शासक हुए, ठीक है। इन्होंने भी बहुत अच्छा 25 वर्षों का शासन किया, ठीक है। और चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। और बिंदुसार के बाद आपका जो जिनका नाम आता है उनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। और इस देश के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक है ना, और भी बहुत जगह उनका नोट पे है ना। आप तो नाम समझ ही गए होंगे। तो उनका नाम क्या है? अशोक, दी ग्रेट अशोक। क्या नाम आता है? अशोक, है ना। ये अशोक जो है बिंदुसार के बाद, चूंकि बिंदुसार जो है ना, क्या कहा जाता है कि अशोक जो है इनको सत्ता पे बैठने के लिए अपने भाई सुसीम का हत्या करना पड़ा था। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, ठीक है, कि ये जो अशोक है शुरू में किस प्रकार के आक्रामक व्यक्ति थे, ये थोड़ा सा जानना होगा। कि अशोक जो है ना, ये अपने अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री, ये मैंने कहा था, आपका बुक कहता है कि अशोक जो है ये इनका एक बड़ा भाई था, बिंदुसार का एक पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र था सुसीम, है ना, इनका बड़ा भाई था। इनको क्या करना पड़ा था? इनकी हत्या करनी पड़ी थी। और उसके बाद अशोक जो है, टू इंडियन हिस्ट्री, है ना, क्या कहा जाता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई यानी सुसीम का हत्या किया था, ठीक है। और उन्होंने अपने बड़े भाई को उनका हत्या करना पड़ा और उसके बाद जो है इनको सत्ता मिली, ठीक है। तो इनका जो काल है, आइए लिख लेते हैं। इनका जो समय है ये 273 बीसी से 232 बीसी, है ना। इनका समय क्या है फ्रेंड्स? तो इनका समय है 273 बीसी से 232 बीसी, यानी कि इनका जो शासन काल रहा, अगर हम जोड़ के देखें तो इनका शासन काल 41 ईयर्स। इनका शासन काल कितने समय का रहा? 41 ईयर्स। अब देखिए इनके बारे में बहुत दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ ये 4 वर्षों के बाद हुआ। इनका राज्याभिषेक आफ्टर 4 ईयर्स। इनका जो राज्याभिषेक हुआ ये 4 वर्ष के बाद हुआ, आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। और इनका जो साम्राज्य है काफी अच्छे ढंग से इन्होंने साम्राज्य को चलाया। इन्होंने लेख के माध्यम से, है ना, इन्होंने अपने जो लिपि इनका था, ठीक है, मागधी लिपि हो या और भी जो लिपियां थी, ठीक है, उस लिपि, ब्राह्मी लिपि और भी लिपि थी, ठीक है। तो उनके माध्यम से इन्होंने खरोष्टी लिपि और भी लिपि थी, ठीक है। तो उनके माध्यम से इन्होंने अभिलेख लिखवाया और अभिलेख के माध्यम से ये किस प्रकार से शासन करते थे, लोगों को कैसे रहना चाहिए, लोगों का क्या होना चाहिए, कैसे, सारा चीज इन्होंने अभिलेख के माध्यम से लिखवाया और बनवाया, ठीक है। तो कहा जाता है कि 8 वर्ष के बाद, यानी कि 4 वर्ष के बाद जो है ये सत्ता पे बैठे, ठीक है। और फिर 8 वर्ष के बाद इन्होंने कलिंग को इन्वेड किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आफ्टर 8
इन्होंने क्या किया? आफ्टर 8 ईयर इन दैट कलिंगा, इन्होंने कलिंगा को जीता। ठीक है, अब देखिए कलिंग का जो जगह है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। कलिंगा कहाँ पड़ता है? कलिंगा आपका उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ के जो शासक थे, उन शासक जो थे उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि मैं किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ के जो शासक थे उनका कहना था कि मैं किन्हीं का अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और इसीलिए अशोक को जो है अपने सेना को भेजना पड़ा। और क्या हुआ कि आखिर में, है ना, कलिंग को इन्होंने जीत लिया, इनका सेना ने जीत लिया। और कलिंग जो है, इनका जो वहाँ के राजा थे, है ना, उनकी हत्या हुई। और कहा जाता है कि जब अशोक को पता चला कि कलिंग हम जीत लिए, तो कलिंग को जो है खाली कराने के लिए जब कलिंग जो है ये अशोक जो है आगे बढ़े, तो इन्होंने रास्ते में लाखों लाख लाशें देखी, है ना, जिनसे इनको घृणा हो गया युद्ध से। और वहाँ एक बुद्ध, है ना, बौद्ध जो है वहाँ इनसे एक मिलते हैं। और वो बौद्ध कहते हैं कि क्या पा लिया आपने, है ना, किस प्रकार का आप शासन चलाना चाहते हैं? इतनी इतनी लाशें, इतना इतना हत्या करके आपको क्या मिल गया, है ना? और आखिर आप क्या बनना चाहते हैं? आप तो चक्रवर्ती सम्राट है ही। आखिर में क्या होता है? इनको युद्ध से जो है उनके बातों से प्रेरणा मिलती है और ये युद्ध करने से तलवार जो है छोड़ देते हैं और अलग प्रकार से, है ना, बिना तलवार बिना शस्त्र उठाए, ठीक है, ये शासन चलाने की बात करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। ये क्या करते हैं? अशोक जो है बिना शस्त्र उठाए शासन चलाना चाहते हैं और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अब इनकी जो पत्नी है, उन पत्नी का नाम लिखते हैं। आइए चलिए, तो इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम क्या है? नाग देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम है? नाग देवी। ठीक है, आप सही सुन पा रहे हैं। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है नाग देवी। अब ये नाग देवी कौन थी? तो ये शूद्र कन्या थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। ये जो नाग देवी थी ये शूद्र कन्या थी। ठीक है, चूंकि जैन धर्मों में कहा गया है कि जैन धर्म के जितने भी लोग थे, है ना, तो अशोक जो है ये तो बाद में बौद्ध धर्म को अपनाए, है ना, लेकिन सभी जैन धर्म के जो भी लोग हैं उनमें कहा गया है कि नाग देवी जो है वो शूद्र कन्या थी और अशोक भी शूद्र ही थे। और इनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई तो उस पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। उनका नाग देवी से जो है ना, ये अशोक की वाइफ है। क्या है? वाइफ, यानी शूद्र। ठीक है, और ये जो है महेंद्र, ये सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर। ठीक है, महेंद्र जो है ये बेटा है और बेटी जो है उनका नाम है संघमित्रा। बेटी का नाम क्या है? संघमित्रा। और बेटा का नाम क्या है? महेंद्र। और माँ का नाम क्या है? नाग देवी, जो शूद्र कन्या है। ठीक है, और अशोक जिनकी ये पत्नी है। और अशोक जो है ये जैन धर्म, बाद में ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं, है ना, बौद्ध भिक्षु के माध्यम से ये जैन धर्म के ही वंशज हैं। तो कहा जाता है कि जो भी जैन धर्म के हैं ये सभी शूद्र हैं। ठीक है, तो उनसे जो पुत्र होता है महेंद्र और बेटी होती है संघमित्रा, इनको ये शासन सत्ता नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं? बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका भेजते हैं।
बुद्ध का प्रचार करने के लिए। क्या करने के लिए? बुद्ध का प्रचार करने के लिए। ठीक है। अब देखिए इनका शासन जो है कैसे चल रहा है, थोड़ा इनको देखना होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मिटाते हैं। तो अशोक है ना, तो क्या होता है कि अशोक का शासन कितने वर्षों का रहता है? 41 ईयर्स। अशोक का शासन जो है ये 41 ईयर्स रहता है। ठीक है, और अशोक के बाद 10 पुत्र होता है। इनकी बहुत सी पत्नी होती है और बहुत सी पत्नियों से जो संतान उत्पन्न होता है उनमें 10 पुत्र होता है। कितना पुत्र होता है? 10 पुत्र। ठीक है, इनसे अशोक जो है अपना जो उनका नाग देवी से जो पुत्र और पुत्री होती है उनको महेंद्र और संघमित्रा को ये जो है श्रीलंका भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका भेजते हैं बुद्ध का प्रचार करने के लिए। क्या करने के लिए? बुद्ध का प्रचार करने के लिए। और अशोक जो है अपनी जो और पत्नियां इनकी होती है उनसे जो पुत्र होते हैं उनसे 10 पुत्र होते हैं। कितना पुत्र होते हैं? 10 पुत्र होते हैं। ठीक है, तो आइए उनका नाम लिखते हैं। तो पहले पुत्र का नाम क्या है? कुणाल है। पहले पुत्र का नाम क्या है? पहले पुत्र का नाम क्या है? कुणाल। ठीक है, पहले पुत्र का नाम कुणाल। और दूसरे पुत्र का नाम क्या है? बंधु पालित। ठीक है, पहले पुत्र का नाम क्या है? कुणाल। और दूसरे पुत्र का नाम क्या है? बंधु पालित। और तीसरे पुत्र का नाम क्या है? इंद्रपालित। तीसरे पुत्र का नाम क्या है? इंद्रपालित। और चौथे पुत्र का नाम क्या है? दासोन। चौथे पुत्र का नाम क्या है? दासोन। और पांचवें पुत्र का नाम क्या है? देवधर्मन। ठीक है ना। ये प्रथम पुत्र हो गया कुणाल, दूसरा बंधु पालित, तीसरा इंद्र पालित, चौथा हो गया दासोन, पांचवा हो गया देवधर्मन, छठा ये लिखते हैं। छठा का क्या नाम है? संप्रति। ठीक है, छठा का नाम क्या हो गया? संप्रति। सातवां का नाम आइए लिखते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? कुणाल हो गया, दूसरा बंधु पालित हो गया, तीसरा इंद्र पालित हो गया, चौथा दासोन हो गया, पांचवा देवधर्मन हो गया, छठा संप्रति हो गया, सातवां सात धनुष हो गया और आठवां क्या हो गया? साली सुक। ठीक है, पहला हो गया कुणाल, दूसरा बंधु पालित, तीसरा इंद्र पालित, चौथा दासोन, पांचवा देवधर्मन, छठा संप्रति
है ना, सातवां सतधनुष, आठवां हो गया शालीसुक, है ना, और नौवां क्या हो गया, ठीक है। ये देखिए प्रथम यहाँ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो नौवां आपका हो जाएगा दशरथ, नौवां क्या हो जाएगा, दशरथ, है ना। पहला हो गया कुणाल, दूसरा बंधुपाली, तीसरा इंद्रपाली, चौथा दासोन, पांचवा देवधर्मन, छठा संपत्ति, सातवां सतधनुष, आठवां शालीसुक, नौवां दशरथ और 10वां आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहदत्त। 10वां क्या हो गया, बृहदत्त। अब देखिए विवाद यहां से उत्पन्न होता है। 10वां इनका जो पुत्र है ये बृहदत्त है। 10वां पुत्र क्या है, 10वां पुत्र बृहदत्त है। ये वही बृहदत्त हैं जिनकी हत्या उनके जो कौन रहते हैं, उनका सेनापति, उनका सेनापति का नाम क्या है, ये लिखते हैं। तो इनका सेनापति का नाम है पुष्यमित्र शुंग। इनका सेनापति का क्या नाम है, इनका सेनापति का नाम है पुष्यमित्र। आइए इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। है ना, ठीक है। तो बृहदत्त जो है ना, बृहदत्त ये आपका इनका अशोक का आखिरी वंशज है बृहदत्त, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग उनका जो है सेनापति रहता है, और सेनापति क्या करता है, पुष्यमित्र शुंग को पीछे से तलवार से घोंप के और उनकी हत्या कर देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन पा रहे हैं। कब करता है, तो ये 185 ईस्वी में करता है। कब करता है, 185 BC, ठीक है। ये बृहदत्त की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग जो है किल्ड, है ना। ये पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त की हत्या 185 BC में, है ना, धोखे से कर देता है। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, ये जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। ये जो है क्या करता है, शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त को, उनका सेनापति रहता है, उनको तलवार से पीछे से मार देता है। और ये ब्राह्मण कुल के रहते हैं। क्या रहते हैं, ये ब्राह्मण कुल के रहते हैं। और ये जो है बृहदत्त की धोखे से हत्या कर देता है। बृहदत्त जो है ये अशोक का आखिरी वंशज है, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है, ठीक है, ये जो है क्या करता है, शुंग वंश की स्थापना करता है 185 BC यानी बिफोर क्राइस्ट एरा में, ठीक है। अब देखिए ये अशोक का जो 10 पुत्र है या 10 जो इनका वंशज है, ठीक है। तो ये 10 के बाद जो ब्राह्मणी सभ्यता का शुरू होता है शुंग वंश के रूप में। तो अब कुछ किंवदंतियों का कहना है कि ये जो 10 हैं, ये कहीं यही तो 10 जो है
इन्हीं को तो रावण नहीं कहा जाता। जी हाँ फ्रेंड्स, अब सोचने वाली बात यह है कि कुछ किंवदंतियों, अब जैसे कुछ किंवदंतियों चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के बारे में उन्होंने कहा, तो कहने वाले लोग हैं, कहते रहेंगे, लेकिन जो इतिहास है वो तो इतिहास है। ठीक है, तो कुछ किंवदंतियों का ये भी कहना है कि कहीं यही 10 जो है, और यही 10 के बाद जो है ये पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त की हत्या करते हैं, और पहली बार भारत देश में ब्राह्मणी साम्राज्य का शुंग वंश का जो है वेद के बाद, ठीक है, चूंकि वेद के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना करते हैं, तो लोग किंवदंतियों का कहना कहीं यही 10 तो जो है कहीं रावण नहीं है। ठीक है, अब हम लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये चूंकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है ना, क्योंकि जितने भी इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें रावण राम का कहीं जिक्र नहीं आ रहा, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ खुदाई में नहीं प्राप्त हो रहा है। हालांकि जो ये आस्था का विषय है तो इसको हम लोग कुछ नहीं छू नहीं सकते, चूंकि आस्था का विषय है तो आस्था का विषय रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा बातें आस्था के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप सभी, हम सभी विद्यार्थी हैं, तो जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो थोड़ा विचार करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही आज मैंने आपको मौर्य डायनेस्टी बताया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा चैनल को प्रमोट करिए, और ताकि मैं आपके सामने जो सच्चा इतिहास है, एक बुक नहीं, 2 नहीं, 10, ठीक है, सभी का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने ला सकूं, ताकि आपका कंपटीशन जो है अच्छे ढंग से निकले। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।